हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 5 मिनट है गुड मॉर्निंग करने के लिए एंड आई एम सो सॉरी फॉर योर टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। आई थिंक आपने इसको अटेम्प्ट तो किया होगा ना? ओहो, हाँ जी। सो consider the following statements. First one is saying we compare the average income. Okay, so यहाँ बात हो रही है एवरेज इनकम की, which is the total income of the country divided by its total population. And second statement is saying the average income is also called the per capita income. So first अगर आप ये स्टेटमेंट आपने देखा होगा तो आपको, अच्छा आपने क्या इसका आंसर किया? सी। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए, सबने सी किया? ठीक है। सो अगर आपने किया है तो आपका आंसर सर आंखों पे। बट एक्चुअली में सेंस क्या आता है, आपको पता है कि एवरेज इनकम आपको नहीं पता तो थोड़ा माइंड कंफ्यूज हो सकता है, और अगर आप एग्ज़ाम के प्रेशर में बैठे हुए हो तब तो और ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये लग सकता है कि एवरेज इनकम हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। बट आपको पता है टोटल इनकम, टोटल इनकम को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल इनकम, टोटल इनकम, नेशनल इनकम। हाँ जी, नेशनल इनकम। ओके, सो अच्छा चलिए, मुझे आपको बताना होगा कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, उसको हम मतलब किस में डिनोट कर सकते हैं? नेशनल इनकम में। एंड नेशनल इनकम दैट इज द प्योरेस्ट। तो अगर मैं आपको 4 चीज़ें बताती हूँ, आपके पास है जीडीपी, देन यू हैव द एनडीपी, then you have the GNP, then you have the NNP at market price, that is at basic price, that is also at basic price, and this is NNP at factor cost. अगर आपको मुझे बताना हो नेशनल इनकम इन सब में से कौन सा है तो कौन सा बताओगे? NNP at factor cost. So those who are saying nothing, so you are saying GNP. ओके, हाँ जी। इन दी ऑनलाइन कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो आप? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, सो कभी भी आप कोई टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट करने का उसका आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपने आंसर पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, तो काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है। बिकॉज यू नो कि कितनी ब्रांचेज हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो एक बारी मैं आपको उसी में हेल्प कर देती हूँ। पर्टिकुलर आपको टेस्ट को अप्रोच कैसे करना होता है। सो यू हैव GDP. You have 3 methods to calculate the GDP. Okay, the first one is income method, and you are from Hindi medium or from English medium? Hindi medium. Okay. So GDP को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। देखिए, अगर आपको यूजुअली आई विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश कुछ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको समझना है तो आप मेरे को एकदम से कट करके पूछ लेना, ठीक है? हाँ, तो आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन हिंदी, बट आपको अपना यूटिलाइज करना है टाइम का। ऐसे नहीं बोलना कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो निगलेक्ट होके बैठे हुए हो, वैसे भी निगलेक्ट होके बैठे हुए हो, ठीक है? हाँ जी। सो तो फर्स्ट यू सेड इनकम मेथड, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा प्रोडक्शन मेथड, और वैल्यू एडिड मेथड, और इट इज़ कॉल्ड एज द प्रोडक्ट मेथड। हाँ जी, ऑनलाइन में कमेंट अटक गया है या कोई बता ही नहीं रहा है? अरे आंसर तो करिए। सो ये इस पर्टिकुलर सीरीज़ में याद करना नहीं होता। आपको किस पर्टिकुलर सीरीज़ में याद करना है? फर्स्ट अगर मैं कभी भी पूछूं आपको बोलना है इनकम, उसके बाद सेकंड पूछूं तो आपको बोलना है वैल्यू एडिड, और अगर उसके बाद थर्ड पूछूं तो आपको बोलना है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड? Okay, so income method means the distribution of income. You have 3 things in your hand. First you will produce, after producing something you will distribute that product to whom? To the consumer, and then the consumer will consume that product. सबसे पहले आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको पहुंचाना है कहाँ तक? आपके जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वहाँ तक पहुँचाना, और लास्ट में आप उपभोक्ता तक पहुँचा दोगे और वो उसे उपभोग कर लेगा। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। अब इन 3 चीज़ों में एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए इनकम। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी तरफ से, तो आप उस प्रोडक्ट को बनाते टाइम किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे? क्या आपके फैक्टर इनपुट रहने वाले हैं? ओके, लैंड, लेबर,
कैपिटल, हाँ मशीनरी वाला बेसिकली क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसका आपको रेंट देना होगा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, डोंट बी ब्लैंक, इफ यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा देन नोट इट डाउन। ओ वाओ, एक नहीं प्रीलिम दे के आंखें खुल चुकी हैं, सिक्स सेंस आ चुकी है, सब कुछ पता चल चुका है। हाँ जी, देखिए मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की और आंसर लेने की आदत है, तो इसलिए ऑनलाइन में इंटरेक्टिव रखेंगे, जो पूछो जल्दी से बताते चलना है। वेरी गुड अनमोल। प्रीलिम में आई थिंक ये 90 या 95 के आसपास ही गया होगा। नहीं देखिए, आप ऐसे कट ऑफ या उससे मत वो करिए, आप खुद देखिए कि आपको भी प्रोग्रेस की ज़रूरत थी, वो प्रोग्रेस आपको वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद फिर अपने आप को असेस करना है। आई डोंट थिंक कि आप सही कंडीशन में थे खुद को असेस करने के लिए, क्योंकि अभी कितनी मेहनत करनी बाकी है ना, तो इसीलिए डिसहार्टन नहीं होना है। आप जल्दी से मुझे बता दो, दीज आर योर फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करके देते हो? लैंड को क्या देते हो? रेंट दोगे। अगर आपने कोई पर्टिकुलर लैंड ली हुई है तो आप उसको रेंट देते हो। लेबर के लिए आप क्या दोगे? वेजेस, वेजेस एंड सैलरी बोल दो, एम्प्लॉय भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल मीन्स आपने जिस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ यू हैव स्टार्टेड दैट बिजनेस, वो बिजनेस आपने शुरू किया। अब जो आपने, घर की क्लास हो गई है तो, हाँ अभी बताओ मेरे को, कैपिटल आपने लिया है तो फिर कैपिटल के बदले में आप क्या दोगे? मीन्स आपने लोन उठाया है, इंटरेस्ट दोगे ना। एंटरप्रेन्योर को क्या जाता है? जाता क्या है उसे? प्रॉफिट। कैन आई डिनोट दैट विद आर, दिस विद डब्ल्यू, दिस विद आई, दिस विद पी? सो इनकम मेथड क्या कर रहा है? इनकम मेथड इज जस्ट कैलकुलेट कर रहा है आपके इन पर्टिकुलर इनकम को, जो आपके, अब आपने प्रोडक्ट बनाया है ना, बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको ये जो फैक्टर इनकम है ये देनी पड़ी है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाते तो ना तो आप लैंड रेंट पे लेते, ना आप इंटरेस्ट देते, ना आपको प्रॉफिट निकल के आता। आपने प्रोडक्शन की वजह से इन फैक्टर्स को इनकम दी है। सो इसीलिए इन योर इनकम मेथड आप इन्हीं फैक्टर्स की इनकम को ऐड करते चलते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे W प्लस R प्लस I प्लस P। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट, हाँ जी ठीक है, अभी क्लियर हुआ। अभी देखिए कि ये पर्टिकुलर जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को आपने इनकम दिया है। अब इन फैक्टर्स को इनकम क्यों मिला? उसी प्रपोर्शन में मिला जितना आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ होगा। अब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, इसी प्रोडक्ट के बनने की वजह से, अब आप जीडीपी में बेसिक जीडीपी का डेफिनेशन बताइए मुझे क्या है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अब ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में बन जाएंगी क्या? अगर उन्हें बनाना है तो ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो यही क्या है, और ये आपकी तरफ से एक्सपेंडिचर है, बट इन फैक्टर्स के लिए ये इनकम है। तो जितनी इनकम इन्हें मिलेगी ये डिनोट करेगी कि उतना ही प्रोडक्शन हुआ होगा। सो इसीलिए इनकम मेथड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पे हम देखते हैं, और इसकी हेल्प से जो हम जीडीपी निकालते हैं ना, इस पर्टिकुलर जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वैल्यू एडिड मेथड में। अब वैल्यू एडिड मेथड में एज यू ऑल नो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपने ले लिया है, लाइक इन अ रॉ सेंस, रॉ मटेरियल के सेंस में, और उसमें आप कुछ वैल्यू ऐड करते हुए चल रहे हो। जैसे कि आपने टिम्बर लिया, वुड लिया, वुड को आपने उसको अच्छे से कट किया, फिर उसको पॉलिश किया, फिर उसको आपने बना दिया उससे क्या, एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक टेबल बना दिया। तो वुड कितने में चला जाएगा? 500 में ज़्यादा से ज़्यादा,
टेबल कितने में जाएगा, 7,000, 5,000, 10,000 डिपेंड करता है। तो आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दी है, अब आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को इन टोटल लोगे, मीन्स जितनी आपने प्रोडक्शन किया है आप टोटल प्रोडक्शन ले लोगे, और टोटल प्रोडक्शन लेके आप उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स आपने यूज़ करी है प्रोडक्ट बनाने में, मान लीजिए टेबल दिखाई दे रही है आपको सिर्फ, उसके ऊपर जो आपने प्लाई लगाया है, उसके ऊपर जो आपने फेविकोल लगाया है, जैसे उसमें नट्स लगाए हैं, जॉइंट्स उसको किया है, उन पर्टिकुलर, अब मान लीजिए आपने जो सेट किया है प्राइस ऑफ योर टेबल 7,000 सपोज करो, अब जो 7,000 आपने प्राइस सेट किया उसमें आपने सब कुछ सोच समझ के सेट किया होगा, जितना आपने अपनी तरफ से खर्चा किया होगा वो भी ऐड किया होगा, है ना। तो इसका मतलब इस टोटल प्रोडक्शन में सब ऐड हो चुका है। तो अब हम डबल काउंटिंग क्यों करें, जो हम छोटा छोटा सामान लेके आए थे वो ऑलरेडी ऐड है ना, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग को कम करने के लिए हम इसमें से माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हो। नेक्स्ट आ जाता है क्या, एक्सपेंड, अच्छा जो इससे आपका जीडीपी निकलेगा ना, ये आपका जीडीपी होगा जीडीपी एट बेसिक प्राइस, एट बेसिक प्राइस। वाई, बिकॉज अभी आपने प्रोडक्शन किया है, जो इंटरमीडिएट गुड्स वाला सिस्टम चल रहा है ना, ये आपकी इंडस्ट्री में ही चल रहा है। अभी समझिए कैसे होता है, एक पर्टिकुलर फर्म है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है फर्म्स का, उसको आप बोलते हो इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद जब कंज्यूमर के पास जाते हैं तब आपकी आती है मार्केट। फैक्टर कॉस्ट, उनको जो इनकम दी है उसका सब काम कहाँ होगा, फैक्टर कॉस्ट का सब काम होगा आपकी फर्म के अंदर में, आपकी फैक्ट्री के अंदर। अब कुछ मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें जो सीमेंट फर्म्स हैं वो अपने आपस में भी तो डीलिंग करती होंगी, आप खुद आपस में तो डीलिंग करते होंगे ना। अभी जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलोगे वुड इंडस्ट्री, अब वुड इंडस्ट्री में कितनी ही फर्म्स हो सकती हैं। मान लीजिए फर्म ए है, रवि का फर्म है, रवि क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और टिम्बर काट के लेके आते हैं, फिर वो पहुंचे किसके पास, अनमोल के पास। अनमोल वुड इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। अनमोल का काम क्या है, अनमोल ने बड़ा मशीन रखा हुआ है, इनसे ये पूरे लकड़ियों के लट्ठे लेते हैं और उसको जैसे कि टेबल की फॉर्म में वो यूज़ की जा सकती है, उसको कट करके पीसीज में आगे पहुँचा देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो पहुँचते हैं, नाम भूल गई, रोहित के पास, ठीक है। सो रोहित जो है, फिर रोहित बेसिकली क्या करते हैं, रोहित उनको पॉलिश करते हैं सो दैट कि वो अच्छा लगे लेने में, उसको पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर आप प्लाई लगाते हैं और फिर वो पहुंचा देते हैं जीत के पास, और जीत जो है उसको फिर टेबल की फॉर्म में बना देते हैं। तो ये जो चारों पर्सन हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, वुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। सो जो तो अभी पुष्पाराज का हैंगओवर उतरा नहीं है। अभी जो फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स जो है, जैसे कि रवि का हो गया, जीत का हो गया, अनमोल का हो गया, रोहित का हो गया, ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है, ये है फर्म्स, ठीक है। अब इन्होंने खुद अकेले में जो काम किया है वो यहाँ आएगा, बट इन्होंने जो मिलके काम किया है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो किस में आएगा, वो इंडस्ट्री में आएगा, कि वुड इंडस्ट्री में मिलके ये काम हुआ है और टेबल बनके तैयार हुई है, ठीक है। अब देखिए मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब बिल्कुल ज़ीरो से लेके नहीं बैठे हुए हो, आप सब ने टेस्ट दिया है, तो एक्चुअली आप पढ़ के आए होंगे जीडीपी या इन सब, और आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इतना आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में बेसिक कैसे होता है। तो यहाँ पे जो डीलिंग होती है वो होती है बेसिक प्राइस में, मीन्स इंडस्ट्रीज़ का अपने आप में जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस नहीं होता है, अपने आप वो डीलिंग करके रखते हैं, उस डीलिंग को बोलते हैं हम बेसिक प्राइस, और फिर यहाँ मार्केट में आता है क्या, मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से ये चलता है। अब फैक्टर कॉस्ट हमने देख लिया, किस में आया, इनकम मेथड में। बेसिक प्राइस किस में आएगा, वैल्यू एडिड में, जो इंडस्ट्रीज़ के बीच में हुआ है। और एक्सपेंडिचर मेथड, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जीडीपी में आपको मतलब नहीं होता C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जीडीपी में आपको मतलब नहीं होता कि
प्रोडक्शन कौन कर रहा है। जीडीपी में मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। एम डिनोट द इम्पोर्ट, तो आप इम्पोर्ट जो कर रहे हो वो आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसीलिए आप उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। और एक्सपोर्ट जो है वो आपने बना के आपने बाहर भेजा है, तो ये क्या डिनोट करता है आपका एक्सपोर्ट की आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम इसे ऐड करेंगे। बट इम्पोर्ट आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, उसको आप लेस कर दोगे। सो ये बेसिक क्या है आपका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ से अब मान लीजिए सी डिनोट्स द कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट, एम इम्पोर्ट। अब जो यहाँ पे कंजम्पशन आप कर रहे हो दैट इज एट द मार्केट प्राइस। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसी सीरीज में आपको याद करना है और ऐसे ही ये पर्टिकुलर थिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या निकल आया, यहाँ से आपके पास निकल आया जीडीपी। अब जीडीपी निकलने के बाद हाँ तीनों मेथड से जीडीपी निकलता है, बट कंसीडर दिस थिंग कि आपका जो जीडीपी है तीनों से इक्वल नहीं आता है, डिस्क्रिपेंसी रहती है। क्यों रहती है, बिकॉज एक और फॉर्मूला चलिए मैं बता देती हूँ। जीडीपी एट बेसिक प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आप मान लीजिए आपने एक ब्रेड का पैकेट लिया है, तो उसके ऊपर लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड होगा। तो आपको कहाँ पहुँचना है, मार्केट प्राइस पे। तो आप अपने बेसिक प्राइस जो इंडस्ट्रीज ने सेट किया था उसके बाद आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है, जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी आपके मार्केट प्राइस में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है ना, तो आपको कहाँ पहुँचना है, मार्केट प्राइस पे, तो आप ऐड करोगे ना। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है ना, तो इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा थी लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सो ये आपका ये एक बेसिक तरीका है इसको याद करने का। सो फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट बेसिक प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या निकालना है, आपको जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकालना है और आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हेल्प किसकी लेनी है, बस इस तरीके से बेसिक ये मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अब जीडीपी आपका आ जाता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी, और जीएनपी क्या होता है आपका नेशनल इन प्रोडक्ट, मीन्स कि सिर्फ आपके सिटीजन्स ने बनाया हो, तो उसमें आप क्या करते हो, जीडीपी जीएनपी का फॉर्मूला पूछ रही हूँ, जीएनपी, इसमें मैं क्या पनिशमेंट दूँ, अनमोल अनमोल ज़्यादा पढ़ लिया अरे नहीं, जीडीपी देखिए अब आज जाके क्या करना है, एक पेज लेना है, सारे फॉर्मूला उसके ऊपर लिख देने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी है। कितने, 3 और 2 5 मैंने बता दिए हैं, 6 बता दिया है एनडीपी का, अभी जीएनपी का भी बता रही हूँ 7, उसके बाद एनएनपी का भी बताऊंगी, 8 हो जाएंगे, ठीक है। जीडीपी प्लस ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एंड मोस्टली ये हमारा किस में होता है, ये हमारा माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि बाहर से हमारे पास कम आ रहा होता है, हमारा ज़्यादा रहा होता है, इस वजह से, ठीक है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से हमें नेट इनकम कितना आ रहा है, इस वजह से वो हमारा सीधी सी बात है, इंडिया में कम आता है, बाहर ज़्यादा जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ। फॉर्मूला बोलता है कि प्लस रहेगा, बट हमारा जो वैल्यू आता है वो हमारा माइनस में आता है, इस वजह से
हमारा जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम रहता है, इस वजह से। हाँ, ज़्यादा क्योंकि हम बाहर जाके कैसा काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, बट बाहर वाले अगर यहाँ आएंगे तो उन्होंने इंडस्ट्री लगाया होगा, इंडस्ट्री लगा के ज़्यादा इनकम अर्न किया होगा तो उनका ज़्यादा जाएगा। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। आई थिंक अब ये क्लियर हो ही चुका है, इसका बैकग्राउंड का नॉलेज आपको। सो यहाँ से आपको तरीका ये लेना है कि काम सिर्फ क्वेश्चन जो आ गया वहाँ ख़त्म नहीं होता है, काम ख़त्म यहाँ होता है कि जब आप उस क्वेश्चन से इंटर रिलेटेड सब चीज़ों को साथ में ही रिवाइज करते चलो। सो टेस्ट का मेन मोटो यही होता है और ऐसे ही आपको करना है। इसका आंसर सी। अच्छा, उसका आंसर नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं एंड यू शुड नो दिस थिंग। हाँ चल कोई बात नहीं, ही शुड गेट। सो जीएनपी आपका आ गया ना, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन आप करोगे तो उससे आपका क्या निकल आएगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो एनएनपी आ जाएगा, और जो आपका एनएनपी आएगा उसको आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस बोलते हो। ठीक है, इफ यू हैव एनएनपी एट मार्केट प्राइस इन योर हैंड, और आपको किस पे पहुंचना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आपको पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, ये आपके हाथ में है और आपको यहां तक पहुंचना है, क्या करोगे, किस इसके यहाँ क्या लगाऊं, तो आप किस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और फिर ये आपका क्या माना जाएगा, नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज योर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सो अभी से आपको इस तरीके से ही करना है। सी इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाइए आप, सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक आपने पढ़ ही लिया है, कर भी लिया है। हाँ जी बताइए, क्या है इसका आंसर, किस बेसिस पे। आई डोंट थिंक मुझे ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स सो इजी, और इसके आगे पीछे का सब कुछ आपको पता है, जनरल स्टेटमेंट है। हाँ जनरल स्टेटमेंट है तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स का। अब आपकी इनकम है वो नहीं बताता आपके पास कितना है कितना नहीं है। मान लो आपकी इनकम तो कम है, लेकिन आपके पहले मान लीजिए दादा परदादा बहुत ज़्यादा अच्छा घर बना के चले गए, अच्छा आपको सामान दे के चले गए, बट अभी आपकी इनकम क्या है, महीने का 10,000 कमा रहे हो और खा रहे हो, तो उस चीज़ें आपकी इनकम नहीं डिनोट कर सकता ना। नेक्स्ट क्या है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, वो तो रोहित से पूछ लीजिए, क्या सब कुछ इनको मिल जाएगा मनी से, नहीं मिलेगा ना, तो सीधी सी बात। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं आर नेक्स्ट। हाँ, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। लिटरेसी रेट, ये मेजर क्या करता है, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। हाँ जी, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि इंडिया का लिटरेसी रेट अप्रोक्स कितना होगा। 64%. Is it 64%? You said 74. It's 74%. 64 it's for female. 64 is for female. 80 के आसपास, हाँ 84 के आसपास जो है। हाँ जी, तो लिख लीजिए लिटरेसी रेट, या इट्स 74. लिटरेसी रेट इज 74.04% फॉर द मेल एंड द फीमेल। मेल के लिए इट इज, हाँ जी लेटेस्ट है बिल्कुल, अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाल के लेके आई हूँ। इट्स 64 अप्रोक्स। इसके बाद ना आप ऐसे 65 लिख लो, क्योंकि उसके बाद के पॉइंट हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, स्टेट बताइए कौन सा स्टेट होगा। केरला, ओके, और लोएस्ट बिहार। वेरी गुड वेरी गुड, वो तो लिखने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। सो अब नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेट अटेंडेंस रेशियो। सो नेट अटेंडेंस रेशियो जो है उसको नेट इनरोलमेंट रेशियो भी हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, सो जो नेट इनरोलमेंट रेशियो है वो लिख लीजिए, इंडिया रिपोर्टेड एट, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों नाराज़ हो क्या, इनरोलमेंट
सो जो हमारा नेशनल इनरोलमेंट रेशियो है, इसको अटेंडेंस एंड इनरोलमेंट दोनों सेम होता है, ये हमारा है ओनली 36%, या इंडिया का 36%। अब किस स्टेट का सबसे ज़्यादा होगा? केरला, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो वो स्कूल भी सबसे ज़्यादा अटेंड करते होंगे। अगर मैं वर्ल्ड में पूछूं, वर्ल्ड में पूछूं, अच्छा चलो 4 ऑप्शन दूं, ठीक है चलो 4 ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन अच्छे वाले दूंगी, मेरे को बढ़िया बनाने दो पहले। हाँ अब लास्ट तक पहुंचूंगी, वहां तक बता देना। हाँ साउथ कोरिया, हाँ जी हिंदी ऑनलाइन, फिनलैंड, जापान, जापान यू फिनलैंड, साउथ कोरिया, ओके, नॉर्वे, हाँ जी नॉर्वे, फिनलैंड, हाँ जी, अरे एक तो बोलना पड़ेगा, मैं हाँ नहीं स्किप नहीं करना, देना पड़ेगा आंसर। एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है यहाँ पे, कुछ करो या मरो, जल्दी बताओ। नॉर्वे को, ठीक है, हाँ जी हिंदी ऑनलाइन, फिनलैंड, तो आंसर इज जापान। तो धनराशि जीतते हैं रोहित एंड अनमोल, हाँ जी आपस में बांट लेना, सबको पार्टी भी देना। सो देखिए सीधी सी बात है, वहाँ का फिनलैंड की अगर बात करूँ, देखिए साउथ कोरिया का सिस्टम जो है, साउथ कोरिया का बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से हमने एजुकेशन कैसे करना चाहिए वो एडोप्ट किया है। बट अगर एजुकेशन में प्रोमिनेंट कौन है उसकी बात आए तो जापान की बात आएगी, ठीक है। बात ये है कि जितने देखिए सीधी सी बात है, ये रिलेटिव थिंग है, रिलेटिव थिंग इन द सेंस द पर्सन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, उस एज ग्रुप के कितने प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हम कंपैरेटिव पिक्चर लेके नहीं चल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अगर आप यहाँ पे 10 लोग हो तो 10 में से 10 ही आप आके अटेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि 10 हैं मीन्स इस एज ग्रुप में बट आके 2 ही अटेंड कर रहे हैं। अटेंडेंस रेशो से मतलब है इस एज ग्रुप में। तो वही जापान के बात में क्या है कि जितने वहाँ अटेंड जिनको करना चाहिए वो सब आके अटेंड करते हैं। तो वो एक मेन पिक्चर है। अब बात करें, अच्छा एक मैं आपको चलिए मैं चैनल पे भी डालूंगी इसके बारे में, और एक आपको भी खुद से करना है, फिनलैंड का ना केस स्टडी करके लेके आना। नेक्स्ट हमारा जब भी डिस्कशन होगा ना तो मैं पूछने वाली हूँ ये फिनलैंड का केस स्टडी करके आना है आपको। ये देखना है कि वहाँ पे अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो क्यों आते हैं। किया है तो बताओ। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी का मतलब होता है कि दूसरों की स्टडी नहीं ले रहे हो आप खुद से आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप अपना केस स्टडी, उससे जो आपको आंसर फॉर्मेशन की स्किल आएगी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, दूसरों का काम किया हुआ खा रहे हो, हाँ अपना करना है। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इसका आंसर तो हो ही गया है, दैट इज सी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसको बताइए। ए आई थिंक 20 आउट ऑफ 20 आए होंगे ना। 4 गलत है। चलिए जो गलत है उसके ऊपर बात करेंगे। आपके 5 गलत हैं। अच्छा ओके ओके, हाँ जी। और आपके 7 गलत हैं। हाँ जी ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अनमोल के 2 रोंग हैं। मनप्रीत भी अभी आई है। अनमोल, रीत, कौर। हाँ ओके ओके, हाँ जी। सो ये क्या बोल रहा है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हाँ, इट्स अ प्राइमरी सेक्टर। इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मिक्स। तो हाँ वो उसका होता है। तो ये इसको, अरे नहीं, रीजन सही है, रीजन सही है।
चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं क्या एक्टिविटीज। ओके ओके, हाँ हाँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। चलिए जल्दी से सेक्टर कर लीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाँ जी, ये तीन ही होते हैं क्या? ये तीन ही होते हैं। और क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। रवि सोच रहे मैम कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, सो प्राइमरी में बेसिक आप क्या लेते हो? एक्टिविटीज़ के नाम करेंगे हम, डेफिनेशन में नहीं करवाने वाली। एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग आ सकता है, माइनिंग, डेयरिंग, फिशरी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आ सकता है, और आ सकता है इसमें आ सकता है माइनिंग एंड क्वेरिंग। हाँ, गार्डनिंग भी डाल देते हैं, जो कि शौकिया तौर पे जिसके पास, रोहित जैसे पर्सन जिनके पास बहुत पैसा है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या क्या आएगा? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद टर्शरी में क्या आएगा? सर्विस सेक्टर। बाय द वर्ड, yes, very good, by the word tertiary we mean only those services which are going to be a link, a bridge between the primary and secondary। ठीक है, मीन्स क्या, इसमें हम वो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जिनसे कि हम जो प्राइमरी में रॉ मटेरियल बना उसको हमने इंडस्ट्री में पहुंचाया, इंडस्ट्री में सामान बना, सामान बन के किसके पास जाएगा? कंज्यूमर। तो जो सर्विस सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है उसको हम इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, तो इसमें बताइए कौन कौन सी आ सकती है? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, और बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। क्वाटरनरी, अच्छा पोर्टर, पोर्टर, सो पोर्टर इसमें टर्शरी में लाइक वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो सर्विस नहीं है। पोर्टर इज मेकिंग अ प्रोडक्ट, वो तो सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, ही इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। अब जो प्राइमरी वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। ठीक है, जो सेकेंडरी वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लू। अच्छा, ब्लू क्यों बोलते हैं इनको? लाडला मूवी में कौन सा पहनते हैं अनिल कपूर? ब्लू कलर। और टर्शरी में वाइट, बिकॉज बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले वो वाइट शर्ट में अच्छे लगते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है क्या? हाँ अभी बताती हूँ ना। हाँ, मेरे को डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। नहीं, मुझे ये बताओ आप पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? हंसते हंसते पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हंस रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मिले, आज ही मिले हैं। हाँ, तो उसके बाद जो टर्शरी वाला है ना उसको, उसके अंदर हम कैटेगरी डाल देते हैं सर्विस, बट टर्शरी से हम मीनिंग लेते हैं कि वही जो सर्विस जो मतलब हेल्प कर रही है प्राइमरी और सेकेंडरी को। नेक्स्ट आ जाता है क्या? क्वीनरी। ठीक है, सो अब जो क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी इज रिलेटेड टू द नॉलेज सेक्टर। And your quinary is about the top decision making. Yes. ठीक है, क्या क्या? हाँ हाँ, वही टॉप डिसीजन मेकिंग प्लस जो रिसर्च वाला आएगा वो क्वीनरी में ही आएगा। डाल ही देती हूँ, चलिए अलग से, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सो अब नॉलेज सेक्टर से रिलेटेड, अब नॉलेज सेक्टर से रिलेटेड आप सर्विस बताइए। टीचिंग हो गया, लॉयर का हो गया, ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, और उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक सेकंड रुकिए।
फाइन, अच्छा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, फाइन। अरे नहीं कोई ज़रूरी कोई, हाँ अच्छा अच्छा आईपैड, मैंने सोचा फ़ोन, पहले फ़ोन पे खर्चा किया था मैंने, फिर आईपैड पे खर्चा किया है, ठीक है। अभी अरे ज़रूरत पड़ती है नोट्स, अरे नहीं देखिए मुझे तो ज़रूरत थी, मुझे नोट्स बनाने होते हैं, डिक्टेशन। अरे मैं बढ़िया परेशान हो गई थी जब मैंने इकोनॉमिक्स का नोट्स बना के दिया है ना, वो तो देखे होंगे आई थिंक आपने। जो नहीं, जो अभी मैंने दिए हैं न्यू बैच के लिए, हाँ दैट इज़ द बेस्ट मटेरियल जो अभी मैंने दिया है। अच्छा मैं अपनी प्रेज अपने आप कर रही हूँ, ठीक है। सो नॉलेज सेक्टर में बेसिकली क्या है कि इसमें हम पर्टिकुलर जो नॉलेज से रिलेटेड है, सर्विस है, और टीचिंग का आ गया, लॉयर का आ गया, और अदर डॉक्टर का आ गया, कोई इंजीनियर का आ गया, तो वो सब कुछ साइंटिस्ट इसमें नहीं आएंगे। दे आर द टॉप डिसीजन मेकिंग या रिसर्च। अभी मालूका सर जो है अगर वो एक टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, क्वार्टरनरी में। और अगर मालूका सर एक एमडी की तरह इस इंस्टीट्यूट के डिसीजन ले रहे हैं तो वो किस में आएंगे, क्वीनरी में आएंगे। सो नेचर चेंज हो जाता है, तो नेचर जैसे ही चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। इनके लिए कोई कॉलर वर्कर नहीं होता है क्योंकि टीचर के लिए कोई कलर नहीं होता है। क्वीनरी के लिए गोल्ड कॉलर वर्कर इसको बोला जाता है। हाँ तो टीचर के लिए कोई ड्रेस नहीं है तो कितना भी कुछ भी डालो सब चलेगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके से ये बेसिक एक मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा तो हाँ इसमें और कुछ नहीं है डिस्कस करने का। अच्छा एक और होता है पिंक कॉलर वर्कर होते हैं जिनको जो बेबी सीटर होती है या नर्सिस होती हैं उनके लिए होता है। अच्छा तो क्या ये जो बेबी सीटर या नर्सिस वाला है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फीमेल ओनली? सो पिंक कॉलर वर्कर जो है सिर्फ फीमेल को डिनोट नहीं करता, कभी घुमा के आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो वो आपको देखना है, ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन तो हमारा हो ही चुका है। नेक्स्ट आप सब ने कम ही क्वेश्चन किए, मैंने एक्सपेक्ट किया था देयर मस्ट बी 50 क्वेश्चंस बट 20 है, चलो इतने में ही हो जाएगा। हाँ जी इसका बताइए क्या आंसर किया था आपने? ए किया है, ए हाँ जी आपका गलत है। क्या किया आपने? क्या किया आपने? डी किया, ऑल ऑफ देम। ओके तो देखो किसकी बात करी है इन्होंने, अब खुद बताओ। और ये क्या बात कर रहा है, तो ये किस में आएगा, टर्शरी, तो इसीलिए इसलिए ठीक है। तो ध्यान से करोगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा। अभी देखो जब आप टेस्ट के लिए कुछ पढ़ रहे होते हो ना, मान लीजिए कि आपको एक सिलेबस दिया होगा टेस्ट को करने का, सो वो सिलेबस को आप पढ़ रहे हो ना, तो सिलेबस को पढ़ते टाइम ना अपने ना A4 शीट पे शॉर्ट नोट बनाते चलो। जैसे कि इनकेस अगर आप इसको ऐसे ही प्रिपेयर करते तो आप प्राइमरी जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बना लो, उसके नीचे उसका एक डेफिनेशन लिखो, टाइप कौन कौन से है लिख लो और पूरा एक पेज पे वो हो गया। सो नेक्स्ट टाइम आपको वो बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, अपने नोट्स पढ़ोगे और जो टेस्ट में आपको एक्स्ट्रा लगेगा वो वही उस प्रोपोर्शन में ऐड कर लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन का टाइम कम से कम होता चला जाएगा और रिवीजन का जो कितनी बार करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए द 6th वन। हाँ जी इसका बताइए। सेकेंडरी सेक्टर ये क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट द टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो सीधी सी बात है इसका तो ए ही निकल के आएगा, ठीक है। हाँ जी क्यों, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज दे कम अप, दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। ये क्या शो कर रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शो कर रहा है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वैसे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। देखिए सेंटेंस और वर्ड का फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। इन्होंने ये नहीं कहा आपका बढ़ गया है, इन्होंने कहा ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे ये तीनों चारों चीज़ें होंगी तो इनका ग्रेजुअली इफेक्ट तो आएगा ना, तो वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब मुझे खुद से बताओ, आपने ओवर थिंकिंग किया या आपने नहीं सोचा या लेस थिंकिंग किया, क्या किया, ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग अभी 10 में से 8 टाइम ओवर थिंकिंग गलत करता है आंसर, 2 टाइम्स सही कर सकता है। यही मेन रीज़न रहता है ओवर थिंकिंग का, कि किसी क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और ज़्यादा सोच लेते हैं, इस चक्कर में रह जाता है। चलिए क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। टाइम कब, अरे
पेपर एक्चुअली अरे हर साल लेंदी आता है पेपर बहुत ज़्यादा, इसीलिए ना मैं हाँ पर ना हाँ हाँ 4 5 5 6 6 कुछ क्वेश्चन में तो रहती है। हाँ हाँ अरे मैं बता रही हूँ ना, यूपीएससी हर एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक एस्पिरेंट सबके दिमाग से ऊपर है। ये जितना जल्दी एडमिट कर लोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ तो एक तो उससे हार्ड होता चला जा रहा है, दूसरा कोई ट्रैप नहीं कर पा रहा है दूसरा। अब लेकिन नहीं सबसे इजी वे क्या है, सबसे इजी वे है कि जितना ज़्यादा आप ना कवर कर पाओ उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। आप कवर करने में 70 सोर्सेज नहीं रखने हैं। अगर कोई पर्सन देखिए कट ऑफ नीचे जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लो हैंगिंग फ्रूट्स को ही पकड़ लेना तो हमारा काम हो जाएगा। वो क्या है, एक है पॉलिटिव, एक है इकोनॉमी। हिस्ट्री कभी साथ नहीं देता और ज्योग्राफी तो दे ही नहीं सकता, किसी साल देगा किसी साल नहीं देगा। किसी साल मैपिंग करके आएंगे तो सही हो जाएगा, किसी साल मैपिंग हेल्प नहीं करेगा। और इवन ऐसे बट पॉलिटी और इकोनॉमी ये सेवियर बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अगर आपका स्टैटिक अच्छा है ना तो इनमें क्वेश्चन स्टैटिक का एप्लीकेशन बेस्ड ही आते हैं, और ये आपने खुद भी अज्यूम किया होगा। अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आए उतने के उतने एक्यूरेट कर दिए, देखिए पेपर का प्रोपोर्शन ये रहता है और ये रहता ही है कि ना 30 to 30 क्वेश्चन तो आप अज्यूम करो 30 इजी रहेंगे। उसके बाद का गेम आपको खेलना है। 30 क्वेश्चन इजी रहेंगे तो उसके बाद का गेम आपको खेलना है। और पहले ये अजम्पशन बना ली थी ना कि साइंस का क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो यूपीएससी ने ये बैकफायर किया है। हाँ तो यूपीएससी ने बैकफायर करता है। देखिए वही है, बस आप ना कोई अजम्पशन लेके मत जाओ कि ये चीज़ हेल्प कर देगा, ये चीज़ हेल्प करेगा। बस ये बोलो जो भी हेल्प करेगा वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, डायरेक्टली कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट, हाँ जी ये बताइए विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड एज, अभी इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है, कैन बी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बेसिक सर्विस। हाँ तो आप बताइए डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए तो मुझे जल्दी से बताइए टेलीग्राफ सर्विस जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ हुई थी। हाँ जी वेरी गुड, डी। क्यों? अरे टेलीग्राफ सर्विस, विदाउट टेलीग्राफ सर्विस कम्युनिकेशन कैसे हो गए, तो बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुआ था ना। हाँ तो कब एस्टिमेशन लगाओ। अच्छा चलो ऑप्शन दूँ, ठीक है 4 दूंगी। हाँ 1880s, 1850s, 1860s। टेलीग्राफ सर्विस जो है वो एक तो वो चूज करना ही पड़ेगा। 1880s। 1860s। You cannot skip। हाँ 1850s, 1851 है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो 1850 रोरिंग। सो ये जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, इट इज स्टार्टेड बिटवीन द कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर। ठीक है, हाँ जी। अच्छा चलिए आपको मेरे को पुलिस स्टेशन के बारे में बताना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के बारे में ऐसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन पर्सन थे जिन्होंने ज़मींदार को उनकी ये जो मिलिट्री रिगार्डिंग सर्विसेज थी इनसे रिलीव कर दिया था। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगी, और इसको मैं होमवर्क की तरह दे रही हूँ सो दैट कि आप जाके अपना जो चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ द पुलिस सिस्टम उसको पढ़ो।
क्वेश्चन ये है कि एक कौन सा गवर्नर था जिसने ज़मींदार को उसकी मिलिट्री सर्विसेज से रिलीफ दे दिया था। उन्हें बोला था, अर्लियर क्या होता था कि ज़मींदार है उसे जो कोतवाल रखने होते थे, उसको मिलिट्री सिस्टम में पूरा देखना होता था। बट कौन था जिसने गवर्नर जिसने बोला कि ज़मींदार को अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ रेवेन्यू को ही देखेगा। ठीक है, अनमोल होमवर्क है ये, सिर्फ ये नहीं करना है, मैंने बोला घर जाके पूरा डेवलपमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम आप आंसर ढूंढने के लिए वो तो करोगे ना, और नेक्स्ट डिस्कशन जब भी होगा पूछने वाली हूँ मैं। ठीक है, हाँ, और ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बताना है, बताना नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताइए ना। कहाँ होती है ये? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्युनिसिपैलिटी एंड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? कौन सा होता है बड़े शहरों के में? Okay, there is one chapter related to these town area committees, municipal corporation, municipality, पंचायती राज नहीं, पूरा एक म्युनिसिपैलिटी वाला चैप्टर है, पंचायती राज वाला अलग है, तो ये भी देख के आना है। वो पूरे के पूरे है ना, मैं ये पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर किसको हैंडल करती है, मैं ये पूछूंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनमें से किसको हैंडल करती है। ठीक है, सो ये पूछूंगी। हाँ, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब कुछ डिफेंस करती है। ठीक है, सो ये पूरा करके आना है। हाँ जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है, ये आपका वो इंक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम हो रही है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ओके, 8 का आपने सी लगाया है। ठीक है, तो चलिए आंसर तो इसके हिसाब से आप बता ही देते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, द डिफरेंस, वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाँ जी, सो अगर मैं पूछूं कि कौन से में फिक्स और रेगुलर रहता है, अगर टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कौन से में फिक्स्ड और रेगुलर रहती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स रहेगी, रेगुलर रहेगी। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फिक्स नहीं रहती है? हाँ, मीन्स फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जो जॉब होती है वो कौन से में रेगुलर रहती है? ऑर्गेनाइज में जॉब रेगुलर रहेगी। ठीक है, सो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? ऑर्गेनाइज में मिलेगी। ठीक है, एंड अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको लग रहा है, देखिए जो भी जॉब, जिसके भी नेचर जॉब सिक्योरिटी रहेगी, जिसके भी नेचर में रेगुलर जॉब रहेगा और टर्म्स ऑफ द कंडीशन, फिक्स कंडीशन पहले ही शो कर दी जाएंगी, वो सब क्या रहने वाले? ऑर्गेनाइज। अदरवाइज दूसरे वाला किस में रहने वाला है? अनऑर्गेनाइज में। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, हाँ हाँ, small and scattered units which are largely outside the control of the government. Unorganized sector में क्या small और scattered units होती हैं? बिल्कुल होती है। विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहती है, तभी तो वो अनऑर्गेनाइज है। अगर गवर्नमेंट के पर्व्यू में होता तब तो वो ऑर्गेनाइज होता। नेक्स्ट देखिए, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट। क्या उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा? सिर्फ इसी पॉइंट की बेसिस पे ये आउट हो जाता। अदरवाइज सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि फॉलो नहीं किया जा रहा, रूल एंड रेगुलेशन है, कि अगर उन्हें रजिस्टर ही करवाना पड़े फिर तो वो ऑर्गेनाइज में ही आ जाएंगे। ठीक है, हाँ भैया, बड़ी आप आज फिर आ गए आप चिट लेके। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? हाँ, मुझे पता है टाइम का बोल रहे होंगे कि जल्दी से कंप्लीट करवाओ। इसके बाद नहीं, अभी इसके बाद आपका पॉलिटी का होगा ना डिस्कशन, उसके बाद गवर्नेंस का क्लास है। ओके, जिंदगी इसी में निकल जानी है। हाँ, चलिए मैं फटाफट से करवा देती हूँ। अभी बताना है चेक कैसा होता है। ठीक है, इधर क्या रहेगी? डेट रहेगी। इधर क्या रहेगा? बैंक का लोगो, यहाँ पे बैंक का नेम, यहाँ पे बैंक का एड्रेस, यहाँ पे पे। हाँ जी, हाँ मतलब एड्रेस के ऊपर ही हो जाता है ना, वो एड्रेस के ऊपर ही हो जाता है।
पे इतना अमाउंट, यहाँ पे वापस से अमाउंट रखना होता है। यहाँ पे जो पर्सन पे कर रहा है उसका बैंक अकाउंट रहता है, बैंक अकाउंट का नंबर, यहाँ एक उस पर्सन के साइन, बस उसी पर्सन के साइन की ज़रूरत होती है, जिसको चेक दिया उसके साइन की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। सो हाँ, जो मान लो रोहित के पास ज़्यादा पैसे है तो वैसे चेक लिख के दे ही सकते हैं किसी को भी, ठीक है। सो अब बेसिक ये, हाँ अरे ये इतना महंगा नहीं आता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे, अरे मैं इसके घर जाके काला टीका लगाने वाली हूँ रोहित ने नज़र मार दी है। अभी नेक्स्ट पढ़िए, चेक इज द पेपर इंस्ट्रक्शन। अच्छा इसका आंसर क्या डाला आपने, सी। सो आई डोंट थिंक कुछ इतना बताने की ज़रूरत है, बस आपको अब हाँ, तो बैंक चेक बेसिकली आप जैसे अमीरों को तो पता है ना, क्योंकि चेकबुक है आपके पास, बाकी हम जैसे गरीबों को बताना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट बताइए 10 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अभी जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है, दैट इज रॉन्ग, एन इंडिविजुअल इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज। और लीगल टेंडर क्यों है, ठीक है। अब मुझे बताइए जल्दी से कि कौन सा कमेटी था या कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पे हमने आरबीआई को बनाया था, या वी एस्टेब्लिश द आरबीआई ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशन। हाँ अरे मैं ना ऑप्शन दे देती, मुझे बनाने पड़ेंगे और फिर टाइम चला जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ। एच, अच्छा मैं बता देती हूँ, HYC, HYC, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। कब बना था आरबीआई, 1934 में, 34 का एक्ट है, बना था 35 में एस्टेब्लिश हुआ था, 34 का एक्ट है। नेशनलाइज कब हुआ था, 49 में, 1949 में। वेरी गुड, वेरी गुड। और किस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से हम करेंसी अपना प्रिंट करते हैं, लाइक आरबीआई रुपी प्रिंट करके दे सकता है, तो कौन सा हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे आरबीआई प्रिंट करके देता है। ऐसी प्रेस आप हमारे घर पे भी ला दो, मुझे यहाँ पे कूपन कोड ना चलाने पड़े। इट्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 200 करोड़ का हमने रखा हुआ है, जिसमें कि हमने 115 के आसपास कुछ अपना हमने गोल्ड रखा हुआ है। उसके बाद 85 करोड़ का हमने अपना फॉरेन करेंसीज जो है, या फिर इस तरीके से हमने अपना पर्टिकुलर थिंग उसके पीछे रखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी यहाँ बात आती है 11th का बताइए। सी, हाँ जी ऑनलाइन में, हाँ अनमोल प्रीत ने आंसर सही दे दिया था उन्होंने बोला हल्टर यंग कमीशन नहीं, और नेक्स्ट उन्होंने लिखा हिल्टन, HILTON। हाँ ठीक है। सो 11 का आंसर क्या है, सी। कोलैटरल कोई एसेट होती है जिसको हम गारंटी पे रखते हैं, एंड डेट ट्रैप। इनमें से जो हमने अभी डिस्कस किया उनमें से कोई आपका गलत आया है क्या, ये वाला सही है जो, हाँ क्यों किया, देखिए असेस करो आप अपने क्वेश्चन किस पैटर्न पे गलत करते हो। एक ही हुआ है, ओके वेरी गुड। ओन्स एंड नहीं ओन्स पूछा है ना वैसे इन्होंने, किसको ओन की, ओनर कौन होता है, ओनर मैं हूँ और मैं आपके पास आई हूँ, आप लेंडर हो मैं बोरोवर हूँ, मैं आपको पैसा बेसिकली मतलब मुझे चाहिए ना पैसा, तो मैं अपना कोलेटरल दे रही हूँ। हाँ तो बट इसके ओके सो द आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट जो है 12th, कंसीडर द स्टेटमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इन सबको टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं। अब द टर्म्स ऑफ क्रेडिट दे आर सेम, सबका सेम नहीं होएगा जिसका जो है। अब रोहित जैसे अमीर को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो क्यों टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखेंगे, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनफॉर्मल लेंडर, इनफॉर्मल, ओके हाँ पहले भी बताया था आपने, बैंक आती है मैम, दे के जाएगी बैंक, यहीं पे दे के जाएगी।
ए, ठीक है। हाँ जी, आपने क्यों गलत किया इसमें? मनी लेंडर को आपने नहीं, मैंने तीनों लिख दिए थे, कोऑपरेटिव। अच्छा नहीं, कोऑपरेटिव नहीं आएगी। कोऑपरेटिव मींस दी मैंने सोचा भी कि वो फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड है तो वो नहीं होगा फिर भी मैंने डाल दिया। ओके, हाँ ठीक है, ओवर थिंकिंग। सो इसमें आप जल्दी से आप अगर देखना चाहते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर एक सेंस बताऊं तो फॉर्मल कौन कौन हो सकता है? बैंक हो जाएगा, ठीक है, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती है। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो ऐसे ही जो कि गवर्नमेंट के पर्व्यू से बाहर हैं, जिन पे आरबीआई, देखिए एक वर्ड आता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन, कि अगर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है तो वो कैसे बनाता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब चीज़ें बनाएगा। अगर उन्होंने इनकी रेट कम करी है तो आरबीआई क्या चाहता है कि मार्केट में लोन सस्ते हो जाए और लोग लोन ले। अब आरबीआई ने खुद कम किया है ना, किसके लिए कम किया? बैंक्स के लिए कम किया है। अगर बैंक्स रेट कम ना करें तो क्या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो जाएगा? तब नहीं होगा ना। तो इसीलिए एक वर्ड आता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल अप्लाइंग द मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब वो मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि इंश्योर करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो, क्योंकि वो बैंकों को फैसिलिटेट नहीं करना चाहते, वो पब्लिक को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो मनी लेंडर या इनफॉर्मल सेक्टर है ये आरबीआई के उस मॉनेटरी ट्रांसमिशन से आउट रहते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है क्या? फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, एंड सेबी क्या करता है? इसका आंसर क्या था? क्या होगा? हाँ, नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है। अरे नोट करेक्ट पूछा है, फिर इसमें सेबी क्या करता है? बी आएगा इसका आंसर। सेबी क्या करता है? हाँ, तो सेबी कब बना था? कब? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका भी सी है। इतना ज़्यादा इसमें कुछ करने का, सही है ना सबका? हाँ जी। नेक्स्ट बताइए, टैक्स ऑन इम्पोर्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। बिल्कुल। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन गुड्स ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है, खुद का भी तो होगा ना। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मान लो इम्पोर्ट कर रहा है उन्होंने, मान लो कि उन्होंने इम्पोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी लगा दिया। अब हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर वाला एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, हमें भी तो अफेक्ट कर रहा है ना ये। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट आ जाइए 20। हाँ जी, इसका क्या है? डी, ठीक है, ओके। सो रिमूविंग द बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। एलपीजी आप सबको पता है 1991 में आया था, ठीक है। किसकी गवर्नमेंट थी ये बता दीजिए? उनकी गवर्नमेंट थी, एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, ओके। और हम लेके क्यों आए थे? कि क्यों रखा था? लोन क्यों चाहिए था? कैसा पैसा नहीं था? तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, फोरेक्स क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। सो अब आपका होमवर्क क्या है? अब आपका होमवर्क क्या है, लिख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ, तो करंट अकाउंट आपका होमवर्क क्या है? आपको ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछने वाली हूँ कि जो कैपिटल अकाउंट में इन केस आपको कुछ रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी कैपिटल, पहले आप देखोगे करंट में क्या आते हैं कंपोनेंट, कैपिटल में क्या आते हैं कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट देख लिए। अब मेरा क्वेश्चन आराम से समझिए क्या है कि आपका जो कैपिटल साइड है उसमें कुछ एडिशन हो रहा है। सो मीन्स कि आपके पास किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मुझे ये बताइए कि एडिशन इन द कैपिटल अकाउंट, हाउ इट विल अफेक्ट द करंट अकाउंट, ठीक है। क्यों? हम अगर बाहर से पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि हमारा करंट अकाउंट में पैसे नहीं है, मतलब वहाँ कम है। रीजन सही नहीं है। इट, if there is any addition in the capital account, how it will affect, how this addition will affect your current account, this particular addition, कोई और नहीं।
सपोज 100 करोड़ का आपने लोन लिया या तो 100 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास आई है, तो इस 100 करोड़ की वजह से आपके करंट अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना इफेक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? नहीं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पे मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 20 क्वेश्चन का रहा है। होप सो कि अब से आप वही जो मैंने बताया है, अब से नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स का जो भी टेस्ट होगा, एनसीईआरटी का अगर होगा, तो A4 साइज़ के पेपर लेके नोट्स बनाने हैं, और फिर जो नोट जो मैं करवाऊंगी वो, और जो आपका इसमें एक्सप्लेनेशन में होगा वो सारा उसी में ऐड करके वहीं वो रिवीजन एंड कर देनी है, ठीक है। सो ऐसे एनसीईआरटी के पास आपके पास 10 से 20 पेजेस खत्म हो जानी चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। हाँ जी, ऑनलाइन वाले, अच्छा कब है? 20 को फॉर दी मेंस फॉर इकोनॉमिक्स। ओके 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 ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच।